सबसे पहले है ना, हमें कोर समझना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉपर्टीज किस किस तरह की होती है, कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। नंबर 1 रेजिडेंशियल, नंबर 2 कमर्शियल, नंबर 3 इंडस्ट्रियल, नंबर 4 इंस्टीट्यूशनल, 5 एग्रीकल्चरल। ठीक है, तो ये तो मेनली है, और इसके अलावा भी अदर्स, फॉरेस्ट लैंड है, ये है, वो है, बहुत सारी तरह की होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज पे लोन के लिए हम बात नहीं करते। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, अदर तरह की प्रॉपर्टीज पे हम लोन की बात करते हैं। रेजिडेंशियल पे, कमर्शियल पे, इंडस्ट्रियल पे, इंस्टीट्यूशनल पे। रेजिडेंशियल जो है, मेरी बात सुन लो, मेरे बाद में लिखना। रेजिडेंशियल बेसिकली आवासीय, घर बेसिकली रहने योग्य। ठीक है, रेजिडेंशियल आवासीय, रहने योग्य। ठीक है, कमर्शियल व्यापारिक, जहां व्यापार होगा, लेन देन होगा, दुकानें, मॉल, शोरूम, कनॉट प्लेस, ये कमर्शियल में आएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? उद्योग, औद्योगिक। औद्योगिक, जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, हिंदी में क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूशन को? बंद करना। चलो छोड़ो, कोई नहीं। इंस्टीट्यूशनल को समझने के लिए ना, आप बेसिकली समझ लो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो, या फिर संस्थाएं। होटल वगैरह भी इसी में डालते हैं हम लोग, स्पेसिफिक यूज प्रॉपर्टी। होटल है, रिजॉर्ट है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, हॉस्पिटल कमर्शियल में नहीं डालते, वो स्पेसिफिक यूज प्रॉपर्टी, या फिर मतलब ऐसी प्रॉपर्टियां जो स्पेसिफिक यूज हो। अगर देखो, एक चीज समझना, एक फैक्ट्री मान लो किसी चीज की लगाई हुई है, मान लो फर्नीचर की फैक्ट्री है। ठीक है, अगर वो फैक्ट्री कल की डेट में लोन नहीं भर पाया और वो प्रॉपर्टी जो है बैंक ने किसी दूसरे पार्टी को बेच दी, तो उस एरिया में कोई भी आदमी फैक्ट्री खरीद के कल की डेट में फर्नीचर ना बना के कुछ और बना सकता है। क्लियर है? बट स्कूल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। भी स्कूल बना हुआ है, स्कूल ने लोन नहीं भर पाया, तो वो प्रॉपर्टी बेचेगा किसको? खरीदने वाला कौन होगा? स्कूल ही खरीदेगा, या स्कूल ही को ही प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। क्लियर है? तो ये एक थोड़ा सा स्पेसिफिक, इसलिए मैंने इस कैटेगरी को अलग किया है। अदरवाइज कई लोग इसको कमर्शियल में ही इंक्लूड कर देते हैं। हम कहेंगे स्पेसिफिक यूज प्रॉपर्टी या फिर इंस्टीट्यूशनल। होटल है, रिजॉर्ट है, अब होटल का और क्या इस्तेमाल करोगे आप?
हॉस्टल है, क्योंकि उसमें रूम्स इस हिसाब से बना रखा हुआ है सब कुछ कि वो उसी पर्पज के लिए यूज हो सकती है। कॉलेज है, समझे नहीं? यानी कि उसका यूजेस बदलना बहुत मुश्किल है। या तो पूरी डेमोलिश हो गई, पूरा दोबारा कंस्ट्रक्शन, पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा। क्लियर है ये? आगे बढ़े। मेन चीजें समझना, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लोग कहते हैं जी प्लॉट है। प्लॉट तो रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। प्लॉट तो कोई भी हो सकता है ना। प्लॉट मतलब खाली जमीन, ठीक है। हमारे पास कभी लोन के लिए कोई एप्लीकेशन आती है, किसी प्लॉट के लिए लोन चाहिए या प्लॉट खरीदने के लिए चाहिए या प्लॉट के अगेंस्ट लोन चाहिए, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्लॉट हमेशा प्लॉट की 4 दीवारी होनी चाहिए। 4 दीवारी नहीं तो, अगर साधारण भाषा, मतलब हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं डिमार्केशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि प्लॉट कितना 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 कहां तक है। कंस्ट्रक्शन ना भी बनाओ, नींव डली होनी चाहिए। और अगर छोटी छोटी 4 दीवारी है देते हैं बना रखा कुछ, तो वो बेटर है। अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, डिमार्केशन, टेक्निकल लैंग्वेज में डिमार्केशन बोलेंगे उसको, ठीक है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकती है। सारी तरह की बिल्डिंग हो सकती है ना। अब मैं बोलूंगा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, सर बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग? हम यूज के हिसाब से बात करेंगे। जब हम लोन की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, क्योंकि सबका है ना कॉम्प्लिकेशन होता है। मतलब कल की डेट में अगर लोन ना भरा जाए तो उस कौन सी प्रॉपर्टी को कितनी आसानी से बेचा जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी से पैसे की रिकवरी जल्दी हो सकती है, उसके हिसाब से बैंक लोन की तैयारी करता है, लोन देता है। जो प्रॉपर्टियां आसानी से बेची जा सकती होंगी लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में, अच्छी लोकेशन पे होंगी, अच्छी मार्केट वैल्यू होगी, और जिनकी ऐसा होगा कि आज लोन दे रहे हैं तो कल की डेट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उन प्रॉपर्टियों पे सस्ता लोन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑफ जो है ना सस्ता मिलेगा। और जिन प्रॉपर्टियों को बेचा जाना मुश्किल होगा, ठीक है, जितनी प्रॉब्लम आएगी उतना महंगा होता जाएगा रेट। जितना रिस्क बढ़ता जाएगा कि लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्रॉपर्टी को कितनी आसानी से बेचा जा सकता है, अगर आसानी से बेचा जा सकता है तो रेट सस्ता, और आसानी से नहीं बेचा जा सकता तो रेट महंगा, ठीक है। बिल्डिंग के अलावा कोई कहे जी फ्लोर है मेरे पास, तो फ्लोर भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का यूज क्या है। अब यूज में भी 2 प्रकार हो जाते हैं, 3 इनफैक्ट। प्रॉपर्टी के यूजेस में भी 3 प्रकार होते हैं। एक आपका खाली है, वेकेंट। क्या है वेकेंट में? खाली, भाई प्लॉट है तो खाली होगा ही, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। मकान है, बना हुआ है, खाली है। फ्लोर है, कोई रहता नहीं है, खाली है। दुकान है, खाली पड़ी है, चलती नहीं है, ठीक है। एक होगा रेंटेड, भाई है पर किराए पे दे रखा है। ठीक है जी। तीसरा होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। खुद यूज कर रहा है,
मकान है खुद रह रहा है, दुकान है खुद चला रहा है, फैक्ट्री है खुद चला रहा है, मकान है रेंट पे है, मकान है खाली पड़ा है, मकान है किराए पे दिया हुआ है, फैक्ट्री है रेंट पे दी हुई है। हर चीज का फर्क पड़ेगा। खाली है कोई भी कब्जा कर सकता है कल को। आज हम लोन दे रहे हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, हम रोज तो चेक करने आएंगे नहीं कि भी प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है। आज हमने खाली मकान पे लोन दे दिया, कल को किसी और ने आके कब्जा कर लिया, पार्टी ने लोन देना बंद कर दिया, अब बैंक झगड़ा कर रहा है भाई मकान, मेरे को मकान बेचना, खाली करो। वो कह रहा है मैं क्यों खाली करूं, अब लड़ते रहो झगड़ा, कोर्ट में केस। खाली मकान पे दिक्कत है, प्लॉट पे कब्जे हो जाते हैं। बाद में सोल्व हो जाएगा, लेकिन उस चक्कर में 4 साल 10 साल 20 साल जो है कोर्ट के धक्के खाते रहोगे तो बैंक कैसे। बैंक का बिजनेस है, लोन देना बैंक का बिजनेस है। तो बैंक ऐसा बिजनेस क्यों करेगा जिसमें नुकसान हो या जिसमें बिजनेस में रिकवरी ना हो। आपने माल बेच दिया, पेमेंट नहीं आ रही, वही बात हुई ना, लोन दे दिया, ईएमआई नहीं आ रही। बैंक एक बिजनेसमैन है, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। भाई खाली पड़ा है, रेंटेड है, किराए पे है, कल को किराएदार कब्जा करके बैठ गया, जी मैं तो नहीं खाली कर रहा। इसलिए किसी प्रॉपर्टी पे अगर किराएदार होता है तो टेनेंट एनओसी ली जाती है लोन देते समय। टेनेंट एनओसी का मतलब है अगर उस समय मान लो उसका दिमाग होगा कब्जा करने का तो एनओसी लिखेगा ही नहीं, स्टैम्प पेपर पे लेते हैं, एनओसी पे साइन ही नहीं करेगा वो, तो क्या मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई भी प्रॉपर्टी होगी खुद के इस्तेमाल में है, घर है बहुत बढ़िया, दुकान है बहुत बढ़िया, फैक्ट्री है बहुत बढ़िया, खुद के इस्तेमाल में है तो बहुत ही बढ़िया चीज है। स्कूल भी किराए पे होते हैं, स्कूल बिल्डिंग बना के किराए पे दे दीजिए, हॉस्टल होटल हॉस्पिटल किराए पे होता है सब। तो जहां किराया हो पे चीजें होंगी दिक्कत है, वैकेंट होगी दिक्कत है। सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद इस्तेमाल कर रहा है अच्छा है। क्यों खुद इस्तेमाल कर रहा है, क्यों अच्छा है। मान लो घर है, कोई आदमी रहता है वहां पे और हमने लोन दे दिया, ठीक है। अब यहां सेंटिमेंट्स काम आएंगे। यहां हम लोन देते समय ये देखेंगे किस प्रॉपर्टी से उस आदमी के किस तरीके के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। अगर घर है, खुद रहता है, बच्चे रहते हैं, मदर फादर रहते हैं, तो इतनी आसानी से प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं, वो सारी चीजों का डिफॉल्ट कर देगा। उसने कार ले रखी है उसका लोन का डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है। अगर कोई मुसीबत की घड़ी आई, कोई ऐसा समय आया जिसमें मतलब भाई इनकम नहीं जनरेट होनी या उतनी इनकम नहीं जनरेट होनी कि सारी तरह के लोन के ईएमआई भरी जा सके, उसने कार ले रखी है, कार का लोन डिफॉल्ट कर देगा, पर्सनल लोन ले रखा है डिफॉल्ट कर देगा, बिजनेस के लिए लोन ले रखे हैं डिफॉल्ट कर देगा, लेकिन घर के लिए लोन ले रखा हुआ डिफॉल्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा। बच्चे हैं, फैमिली है, इसलिए घर के लिए लोन जो दिए जाते हैं, घर खरीदने के लिए लोन दिए जाएं या घर के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं वो सस्ते होते हैं कंपैरेटिव अदर लोन्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है, एसओआरपी बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे हम लोन दे रहे हैं, लैप दे रहे हैं मान लो, वो आज की डेट में टेंटेटिवली 10% के 9% के आसपास है, 9 साढ़े 9 10% के बीच में मिलता है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लोन दे रहे हैं तो वो आधा 1% ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे उसके उतने लेवल के सेंटिमेंट्स नहीं होंगे, भावनाएं उस तरीके से नहीं जुड़ी होंगी, जुड़े होंगे डेफिनेटली, लेकिन फिर भी घर को बचाने की प्रायोरिटी पहले रहेगी, दुकान को बाद में, ठीक है। फिर हम फैक्ट्रियों की बात करें, क्योंकि फैक्ट्री पे लोन दे रहा है, ठीक है। फैक्ट्री पे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेबर लॉ है,
फैक्ट्री को इतनी आसानी से ताला नहीं लगा सकता बैंक जाकर, क्योंकि जब लोन डिफॉल्ट होगा तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, कब्जा लेगा, ताला लगाएगा। तो आसानी से लेबर लॉ है भाई, इतनी लेबर जो है बेरोजगार हो जाएगी, तो आसानी से वहां दिक्कतें आती हैं। प्लस मान लो उसने फैक्ट्री पे लोन तो एक्स बैंक से ले रखा है और उसमें बड़ी बड़ी मशीनें जो है वाई बैंक से ले रखी हैं, तो अब एक्स बैंक की किस्त नहीं भर रहा है, एक्स बैंक ताला लगाने जाएगा, वाई बैंक वाला कहेगा भाई मेरी मशीनें चल रही हैं, आप ताला नहीं लगा सकते। मेरे तो लोन भर रहा है भाई, कैसे मेरी फैक्ट्री को कैसे बंद कर दोगे आप, मेरी मशीनों को कैसे बंद कर दोगे, लॉक लगा दोगे, मेरी मशीनों को लॉक कैसे लगा दोगे? ठीक है, तो फैक्ट्री में अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो इस ऐसी स्थिति में जब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे लोन दिया जाएगा तो वो कमर्शियल से भी महंगा होगा भाई, रिस्क बढ़ गया ना। जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा उस बिजनेस में कमाई ज्यादा। अब बैंक बिजनेस कर रहा है लोन देने का, तो बैंक अगर कम रिस्क वाले बिजनेस में लोन देता है, ठीक है, कम रिस्क वाला बिजनेस करेगा यानी कि होम लोन देगा, तो रेट सस्ता होगा क्योंकि उसमें रिस्क कम है, तो कम कमाई पे कर लेगा काम। इंडस्ट्रियल पे काम करेगा उसमें रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो महंगा रेट चार्ज करेगा। बेसिक्स तो है ना हमें पता कि भी जितना ज्यादा होगा आपकी पेमेंट, मान लो जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन है कि भी हाथों हाथ पेमेंट देके जा रहा है, कैश पेमेंट है, चल 10% डिस्काउंट, ठीक है, 15 दिन की उधार एमआरपी पे ले जा भाई, ठीक है, या 5% डिस्काउंट कम कर दिया, 1 महीने की उधार भाई एमआरपी पे ले जा। मतलब उसको लॉस भी ना हो, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा भाई। इतने दिन तक उसने माल बेच दिया, मान लो 1 लाख रुपए का माल बेचा और उसकी 30 दिन की उधार है, 3 दिन में पेमेंट आएगी, 30 दिन वो क्या करेगा, नया माल भी तो खरीदना है, तो वो जो मार्जिन बढ़ा देगा अपना, और उसकी एक कैपिटल की भी तो कॉस्ट होती है, जो पैसा लगेगा 1 लाख रुपए का माल है उसका ब्याज की, उसने मान लो लोन पे पैसा लेके माल खरीदा था और फिर आगे बेचा, तो वो ब्याज 1 महीने का तो भरना ही है, 1 महीने बाद वहां से पेमेंट आएगी तो वो मुफ्त में होगा, उतना ही मार्जिन बढ़ जाएगा। जितना डिले पेमेंट्स उतना मार्जिन बढ़ जाएगा, यानी कि हायर द रिस्क हायर द गेन, सिंपल।